जय हिंद फ्रेंड, देवर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण के तहत वर्ड और वर्णमाला जो टॉपिक है सबसे पहले व्याकरण में आता है। और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आपने ये टॉपिक अगर पहले क्लियर किया हो कहीं से भी तो इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनका देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब भी आप टॉपिक को किताब से पढ़े या लेक्चर से पढ़ें तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का पैटर्न रहे। देखिए, वर्ड और वर्डमाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ आया है वर्ड और वर्डमाला में, देखें तो पूछा गया आपसे कि कंठ ध्वनि कौन सा है, द, छ, क, भ। तो ध्वनियों में हम देखते हैं ना कंठ, तालव्य, मूर्धा सभी। तो यहाँ पे कंठ ध्वनि, और ये जीडीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और कंठ ध्वनि जब आप देखेंगे तो जो कंठ ध्वनि है वो का है। अब कंठ में क्या क्या आता है? कंठ ध्वनि जो उच्चारण स्थान है, पहले तो आप उच्चारण स्थान में देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थान के साथ आप देखो कंठ में आपका क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य में च, छ, ज, झ, इया। यहाँ तक तो आपको क्लियर रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपका ये तालव्य सा होता है और ये मूर्धा सा होता है जिसको हम लोग षटकोण वाला कहते हैं, और दंत सा ये है। तो इसलिए तालव्य, मूर्धन्य, दंत में ये तीनों अलग हैं, इनको ध्यान देना है। बाकी च, छ, ज, झ, इया वही रहेगा। ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। बस ये थोड़ा सा और भी आपको ध्यान रखना है, य, र, ल, वा जो एक क्रम होता है ना, य, र, ल, वा। तो यहाँ पे वा को छोड़ दे तो आपको देखिए ये भी क्रम में देखने को मिल रहा है। एक तो तालव्य सा, मूर्धा, दंत सा, इनके अलावा य, र, ला। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां हैं उनके निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। कंपन की बात कहा है। आप अगर घोष का अर्थ समझते हो, घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन ही होता है ना। और ये पूछा है कि जो उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा उनमें कंपन होता। तो कंपन होने में कौन सी ध्वनि आएगा? नासिक की ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, काकल्य स्पर्शी ध्वनि है। ये आपको ये जीडीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सघोष, अघोष और घोष ध्वनि जब आप पढ़ते हैं, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से हवा में वाइब्रेशन होने लगता है, वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। और एक होता है घोष, एक होता है आ घोष, है ना। आ घोष, आ मीन्स क्या होता है? नहीं। तो इसका मतलब कंपन नहीं होना। अब आप सोचिए कि कौन से ऐसे ध्वनि हैं जब आप बोलते हैं और वाइब्रेशन होने लगता है। अब आप इन्हीं में देखिए, जैसे वर्ग का तीसरा, वर्ग का यहाँ पे बताया गया, जैसे तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड सभी सभी जितने स्वर हैं, और य, र, ल, व और हा घोष वर्ड है। अब यही पे थोड़ा सा इसको समझते चलिए कि यहाँ पे कह क्या रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी स्वर हैं, यानी स्वरों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 11 स्वर। 11 स्वर के बारे में कह रहे हैं कि आपका अगर आप आ ई इस तरीके से सब मिला के जाएंगे तो जितने भी आपके इस तरीके से 11 स्वर हैं वो भी आपके इसी में आएंगे। घोष में ये क्या कह रहे हैं? घोष मतलब कि कंपन होना। और कंपन में कह रहे हैं कि जब कोई भी आप बोलेंगे तो पहला और दूसरा को छोड़े, जो आपका तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, यानी आप कंठ ध्वनि को ही लीजिए, कंठ ध्वनि में ही लीजिए। तो जैसे आपने बोला क, ख, अब क, ख बोला तो क्या कंपन हुआ? लेकिन जैसे ही आपने बोला ग, घ, अंगा, तो आपका कह रहे हैं कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। यहाँ पे आपको यही चीज क्वेश्चन में बताया गया है, तो इसलिए इसको हमें क्लियर करते चलना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे। वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड है उसको बोलने में कंपन हो रहा है, घोष, घोष यानी कंपन हो रहा है। और आप समानता जब क, ख बोल रहे हैं, पहला दूसरा तो नहीं हो रहा है। तो सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, स्वर में भी आ ई ऐसे करके 11 स्वर, प्लस आपका य, र, ल, व
और हा, हा भी है, ये सभी घोष वर्ड हैं। तो घोष वर्ड में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आपको जैसे क ख बोल के भी ट्राई कर सकते हैं इसको, क ख बोला नहीं, आपको कंपन नहीं हुआ, लेकिन बोला घा, घा बोला, ग, अंगा, इसमें हुआ। इनके अलावा जितने भी स्वर हैं उनमें भी हुआ, तो 11 स्वर कुल मिला के ये हो गए, है ना। इनके अलावा आपको बोला गया या है, रा है, ला है, वा है, इनके अलावा हा जो है, तो य रा ला वा ये भी है। तो घोष में य रा ला वा, इनके अलावा हा, इनके अलावा सभी स्वर, और इनके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है। और घोष का अर्थ होता है कंपन, अघोष मीन्स कोई कंपन नहीं, ये चीज है। अब आगे हम बढ़े। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो ध है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हम लोगों ने कंठ तालु, कंठ तालव्य, मूर्धा सभी का स्थान देखा था। तो जब आप सामान्यतः इसको बोलेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ध का उच्चारण स्थान दंत है। तो थ द ध न। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे अगर देखें तो उच्चारण के आधार पे आप जब उच्चारित करते हो, बोलते हो, तो उच्चारण के आधार पे 45 वर्ड, उनमें बोलने पे आपके 10 स्वर और 35 व्यंजन, और अगर आप लिखते हो तो लिखने पे 52। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जब आप लिखोगे तो 52 वर्ड लिख रहे हो, लेकिन जब बोलोगे तो 45 बोल रहे हो। अच्छा, लिखने के आधार पे कह रहे हैं कि आप 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन लिखते हैं। जब लिखते हैं तो 13 स्वर लिखते हैं, 35 व्यंजन लिखते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन, और जब लिख रहे हैं तो 10 स्वर, 35 व्यंजन और लेख के आधार पर। इस तरीके से हिंदी के व्यंजन वर्ड वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्डों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये अलग अलग कहा गया है। स्पर्श व्यंजन में देखें तो स्पर्श व्यंजन में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। कंठ से क ख ग घ अंगा, और तालु से आता है च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़ मूर्धा, और त थ द ध न दंत, प फ ब भ म ओष्ठ, ये हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ड हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, तो अयोगवाह में क्या क्या आ जाएगा। अयोगवाह में अंग काह, ये भी हम लोग बोलते थे, तो अंग आ जो है ये और आहा, ये अयोगवाह कहलाते। अयोगवाह क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब आप देखिए आहा, अंग, ये है जिनमें स्वर और व्यंजन, अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आप देखो तो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, ये अनुस्वार एवं विसर्ग ये है आ, तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये अयोगवाह पूर्ण होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में जो होता है, जब अनुस्वार हम बोले तो उच्चारण में कहते हैं कि श्वास जो होता है वो नाक से निकलता है। अनुस्वार हमेशा कब आता है, अनुस्वार हमेशा एक तो नाक से निकलता है उच्चारण करने पे, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद ही अनुस्वार आता है, ये भी दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अयोगवाह अभी हमने जस्ट देखा, हिंदी में अयोगवाह आ ये करके है। दूसरी चीज अनुस्वार जो होता है विसर्ग ये है, और अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलता है और हमेशा स्वर के बाद आता है हिंदी में, ये चीज ध्यान रखना। संख्या कितनी है, 2 है। अब वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है। यानी आप देखिए कि जैसे आपका ध्वनि होता है मौखिक में, फिर लिखित इकाई में आप देखते हैं, तो इस तरीके से जब एक पूरा वाक्य तैयार होता है तो वो कैसे होता है। वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द हैं अगर उनको आप व्यवहार में लेके आ रहे हो और वो भी एक अनुशासित रूप में, यानी एक क्रम, एक ऑर्डर जो है उसको कर रहे हो, तो एक ऑर्डर जब आप फॉलो करते हो तो उसको कहते हैं पद। मतलब पद ये है कि जो सार्थक वर्ड हैं, ये वर्डों का समूह, वो शब्द कहलाएगा। वाक्य में आप प्रयुक्त शब्दों का जब व्यवहारिक और अनुशासित रूप है तो वो एक पद बन गया। और इसी प्रकार जो सार्थक वर्ड हैं उन वर्डों के समूह को ही शब्द कहते हैं। कोई भी चीज आप लिख रहे हो और आप ये देखो कि जो वर्ड हैं, वर्ड से मिला के आप सार्थक वर्डों को अगर जोड़ रहे हो तो एक शब्द बन रहा है, और फिर कई शब्द मिला के बना रहे हो तो एक वाक्य बन रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो पद है। तो कह रहे हैं कि सार्थक वर्ड या वर्डों के समूह को हम शब्द कहेंगे। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है
जब कोई सार्थक शब्द है कोई वाक्य में प्रयोग हुआ तब हम उसे कहेंगे पद। कोई सार्थक शब्द नहीं होगा वाक्य में प्रयुक्त होने लायक तो वो पद नहीं होगा। व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर विभक्ति, वचन, लिंग, काल इनकी योग्यता रखने वाला कोई वर्णों का समूह है तो उन वर्णों के समूह को हम कहते हैं पद। निम्नलिखित में से देखिए अघोष, महाप्राण, यहाँ पे दो चीजें हैं। आपको इसमें अघोष और महाप्राण ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा गलती हो जाता है। एक तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक तो अभी हमने घोष देख लिया, घोष में हमने क्या देख लिया कि तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये घोष था, इसका मतलब आघोष क्या था, आघोष में हमने क्या देख लिया था, एक और दो, पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही अल्प प्राण होता महाप्राण। क्या चीज बोलने में आपको बहुत ही कम ऊर्जा व्यय करना पड़ रहा है और क्या बोलने में आपके ऐसा लग रहा है कि खींचने में ही जान निकल जा रहा है, और फिर उसमें से कॉमन क्या है दोनों में, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, एक तो सबसे बड़ा तरीका ये समझने का है कि पहले आपको घोष और अघोष वाला एकदम क्लियर होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, और ऐसे अल्प प्राण महाप्राण को समझना। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। देखिए अघोष महाप्राण ध्वनि खा को कहा जा रहा है, खा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जो अघोष था, अघोष यानी जिसमें कंपन ना हो, तो पहले और दूसरे में दिया गया था पहला और जो दूसरा होता है यानी क ख, तो क ख में कंपन नहीं, तो एक तो आपने ये देख लिया कि ठीक है। अघोष क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, अघोष महाप्राण पूछा है, ठीक है। तो हम समझेंगे कैसे इसको, हमने अघोष देख लिया कि पहले दूसरे में क ख, तो ठीक है, एक तो अघोष क्लियर हो गया। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अब आप बोलो, जैसे आपने बोला क, ठीक है, का बोला, आराम से बोल दिया क, खा, फिर ग बोला, घा, तो आपको देखिए ऊर्जा कम कहाँ व्यय करना पड़ा और कहाँ आपके प्राण निकले जा रहे हैं। तो जो अल्प प्राण है, आप सबसे ज्यादा ना अच्छे से इसको कंठ से ही समझो तो बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कंठ में हमने इसी को बोल के ट्राई करिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में। खुद ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। अब आप खुद ट्राई करो, आपने आराम से बोलना क, खा, ग, घा, अंगा। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका क है बोलने में क्या लगा, यानी जिस वर्ड को बोलते समय हमें कम वायु निकालना पड़े, कम ऊर्जा व्यय करना पड़े, उसको अल्प प्राण कहेंगे। वो आपके कम प्राण को खींच रहा है ना। का आराम से बोल लिया, खा बोलने में लगा ना, इसलिए 1 3 5, 1 3 5 और य रा लावा, इनके अलावा जितने भी स्वर हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब एक कॉमन चीज आप देखिए क्या चीज निकल के आया, अभी हमने जब घोष पढ़ा था तो घोष में भी क्या पढ़ा था, घोष में 2 3 3 4 5, 3 4 5 को हमने पढ़ा था, और जितने भी स्वर थे वो भी थे घोष में, और साथ ही य रा ला वा हा करके था। और यहाँ पे अल्प प्राण में आप वही चीज देख लो, तो बस अल्प प्राण में आपको क्या देख लेना, जैसे वहां पे 3 4 5 था, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे 1 3 5 है, वहां पे 3 4 5 था, ठीक है, 3 4 5 अगर, और या रा ला प्लस वहां पे हा भी था, ठीक है, और बाकी सारे स्वर जितने भी थे वो अल्प प्राण में आते हैं। और जो महाप्राण है, जिसको बोलने में आपको ज्यादा एनर्जी व्यय करना पड़ता है, वो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। अब देखिए क के बाद ख आएगा ना, तो अभी हमने खा को उसमें भी देखा था, यानी अघोष में भी देखा था खा को, इसमें भी तो कॉमन हो गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो जिस वर्ड को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ड है। और इनके अलावा ये देखिए, इसको बोलने में आपकी ऊर्जा ज्यादा व्यय होती है, होता है ना। अगर आप बोलेंगे तो 2 और 4, इनके अलावा ये जो तालव्य विषय, मूर्धा सा, दंत सा, यहाँ तक कि हा, ये आपके प्राण निकाल देंगे। तो ये चीज है। और अभी हमने देखा कि घोष, सघोष, घोष बोलिए सघोष, सघोष मीन्स कंपन के साथ, इसका मतलब कंपन के साथ नहीं। जिस शब्द को बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत हो उठे, वो प्रत्येक वर्ग का जो 3 4 5 वर्ड है, या रा लावा है, ये सारे स्वर हैं, घोष हो गए। और जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित ही ना हो, वो अघोष कहलाएंगी। प्रत्येक वर्ड का 1 2 वर्ड ले लीजिए, और स्वर तंत्रियां जहां पे झंकृत नहीं होंगी वो कौन सा है आपका, ये देखिए तालव्य, मूर्धन सा, दंत या घोष हो गए। अब यहाँ पे आपको एकदम बारीकी से इस चीज को समझना है और इसको खुद भी लिख के ट्राई करना है, तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फिर कॉमन पूछता है ना, जैसे आपको ये 4 चीजें पूछता है, आपको बोलेगा वो घोष, घोष के साथ क्या कहेगा, घोष कहिए, इसको सघोष कहिए, सा मीन्स साथ होता है यानी कंपन के साथ।
अभी आपने देखा कि कंपन के साथ क्या होगा, जब आप कंठ में ही जब कंठ ध्वनि लिखेंगे तो कंपन के साथ ही आप देखिए क्या हो रहा है। जैसे आपने लिखा क, ख, ग, घ, अंगा। अब जैसे ही घोष तो कह रहा है कंपन कब हो रहा है, जब आप ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये, यानी आप तीसरा बोल रहे हैं, चौथा बोल रहे हैं, पांचवा बोल रहे हैं, तो कंपन हो रहा है। इनके अलावा आप और क्या चीज बोल रहे हैं, इनके अलावा आप अगर या बोल रहे हो, रा बोल रहे हो, ला बोल रहे हो, वा बोल रहे हो, हा बोल रहे हो, तो भी होगा। इनके साथ जो 11 स्वर हैं अगर वो है तो भी कंपन होगा। लेकिन अगर कह दिया आघोष, आघोष का मतलब होता है नहीं घोष, कोई कंपन नहीं। इसका मतलब अगर आप पहला और दूसरा बोल रहे हो तो कोई कंपन नहीं हो रहा है। आप अगर यहीं पे तालव्य सा बोल रहे हो, मूर्धा सा बोल रहे हो, दंत सा बोल रहे हो, तो कह रहे हैं कोई कंपन नहीं हो रहा है। और सेम चीज आपको अल्प प्राण और महाप्राण को समझाया। अल्प प्राण क्या हुआ, आप बोल के ट्राई कर लो। अभी हमने बोला कि कंठ का आप बोलो क, बोलने में ऊर्जा नहीं लगा। जैसे ही बोला ख तो आपकी ऊर्जा व्यय होगी। आपने बोला ग, नहीं हुआ। आपने बोला घ, तो हो गया। फिर इसी तरीके से अंगा। तो आप यहाँ पे भी वही चीज आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या समझना है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके प्राण को कम खींच रहे हैं, आपकी ऊर्जा को ज्यादा ये नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए समझना है। और जितने स्वर वाली बात यहाँ पे आई प्लस सारे स्वर को कर दीजिए तो नहीं हो रहा है। आप य र ला वा को कर दीजिए, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा प्लस हा कर रहे हैं तो महाप्राण, आपके प्राण निकले जा रहे हैं। और दूसरा और चौथा, और फिर जो कॉमन आएगा उन्हीं में से निकाल के, तो ऐसे पूछता ना कौन सा अघोष है, महाप्राण है, तो दोनों को जब एकदम क्लियर रहता है तब आप उस चीज को बता पाते हैं। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन को आपको देखना, अंतस्थ, तो यहाँ पे आप देखिए कर्ण, तालव्य, मूर्धा ऐसे करके दिया है। एक आपका है अंतस्थ व्यंजन वाला, उसको आप देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन में क्या हो जाता है आपका, अंतस्थ व्यंजन य र ला वा। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य र ला वा के अलावा और क्या आता है, अर्ध स्वर भी आता है, जो आधा स्वर है। अर्ध स्वर, वा को स्वर कहते हैं, आधा स्वर या को कहते हैं य व अर्ध स्वर है। रा क्या है, रा लुंठित व्यंजन है, रा लुंठित व्यंजन है। ला क्या है, ला पार्श्विक व्यंजन है। तो य व को अर्ध स्वर कहेंगे, रा को लुंठित व्यंजन कहेंगे, ला को पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। इनके अलावा देखिए च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये क्या होता है, तो च, छ, ज, झ, ये जो है ये होता है तालव्य। ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं, च, छ, ज स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। दंत में त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, प, फ, ब ओष्ठ व्यंजन। का से लेके माँ तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वा क्या है, वा दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ दोनों को मिला के दंतोष्ठ व्यंजन हो गया। तो या वा की खासियत क्या है, ये अर्धस्वर है, रा लुंठित व्यंजन है, ला पार्श्विक व्यंजन है, और यहाँ पे तालव्य स्पर्श संघर्षी में क से माँ तक दंतोष्ठ हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब आप बोल के इसमें आपको करना कि तालव्य ध्वनि, तो आप तुरंत तालव्य वाले को पहचान पा रहे हैं ना कि किसमें हुआ है, च, छ, ज, झ। तो च, छ, ज, झ में आप देखते ही आपको पता चल गया कि जो च है उसमें हुआ है। तो तालव्य ध्वनियों के प्रयोग चाचा में ये हुआ है। इसका सूत्र इन्होंने बताया है, ई चु शानाम तालु, अर्थात तालव्य ध्वनियों में आपको क्या देखने को मिलता है, तालव्य में ई च, छ, ज, झ, ये तो आपको पता होता है ना। ये देखिए यहाँ पे ये तो सबको पता होता है, च, छ, ज, झ ये आएगा, ठीक है। इनके अलावा हमने और क्या बात किया थी कि तालव्य ये है, तो ये भी आपको क्लियर है। लेकिन इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि जो कंठ है ना, कंठ में भी अ और हा ये भी आता है कंठ में, यानी क, ख, ग, घ, अंग के अलावा अ और हा भी आता है। वैसे ही इसमें आपका ई चुया शानाम तालु, इसमें ई बड़ी ए ये भी आता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, जैसे ई इसमें आया और आपका ये जो तालव्य है ये आया। इनके अलावा जो कंठा है तो आपको ये क, ख, ग, घ, अंग ये याद रखना है कंठ ध्वनि में। इनके अलावा क, ख, ग, घ में यहीं पे हा भी आता है और आ भी आता है वर्णमाला का। इनके अलावा आप जब
ये देखो कि जैसे कंठ पढ़ लिया, तालव्य पढ़ लिया, मूर्धा पढ़ना है, तो मूर्धा में आपको ये तो पता है कि ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये तो आएगा। इनके अलावा मूर्धा ये भी आएगा, लेकिन इनके अलावा ये री और रा भी आएगा। ऋतु रसा नामा मूर्धा, उसको कि आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 चीजें यानी री, र, श ये भी आएगा। इनके अलावा दंतः में अब देखिए त, थ, द, ध, न ये तो क्लियर है। इनके अलावा दंत सा क्लियर है, लेकिन ला और रे ये भी आएगा इसमें, ला और रे। और ओष्ठ में वैसे ही प, फ, ब, भ, म क्लियर है, लेकिन ओष्ठ में उ, ओ ये आएगा। तो आपको यहाँ पे कंठ में ये ध्यान रखना है ई, और नहीं कंठ में आ, और तालव्य में ई हो गया, यहाँ पे री और यहाँ पे लौ और यहाँ पे ओ ये चीज ध्यान रखना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें कि मानक वर्णमाला में उसने कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। अब देखिए स्वर हम लोग 11 पढ़ते हैं और उसी तरीके से व्यंजन कहीं कहीं 35 पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीज 11 और 35 किसने माना? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने माना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के तहत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के बाद हिंदी वर्णमाला तथा अंकों के अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित है, जिनमें स्वर आपका इस तरीके से अ ई उ री ए ओ औ। संस्कृत के लिए आप ये प्रयोग देवनागरी में अगर देखेंगे तो री ये भी आता है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। किनको नहीं दिया गया है? इन्हें नहीं दिया गया है। री और ये इस तरीके से द्वित्व व्यंजन के साथ री। संस्कृत में है, ये ध्यान रखिए कि टोटल मिला के आप देखेंगे वहां पे 14 हो जाता है, लेकिन हम लोग 11 ही यहाँ पे पढ़ेंगे। ये री और इनके अलावा जो द्वित्व व्यंजन के साथ ला है वो नहीं होगा यहाँ पे प्रयोग में। बाकी ये सारी चीजें क ख ग, हाँ ये 2 आपका, जैसे इसको क्या कहेंगे, जैसे यहाँ में लोग ट ठ ड ढ ड़, तो अगर अड़ा कहेंगे, अढ़ा कहेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये उत्क्षिप्त में आ जाएगा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आ जाएगा। जैसे हमने कहा पढ़ा, तो पढ़ा, तो ये चीज है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आएगा। बाकी यहाँ पे देखिए दिया है, जैसे आप देख रहे हो ना त थ द ता टा ठ ड ढ ड़ा, तो आपने इसको कहा ट ठ ड ढ। अगर आपने इसी को अड़ा ऐसे कहा, तो ये आपका ये दोनों व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनि। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 प्लस यानी 33 प्लस 2 व्यंजन, 33 प्लस 2 आपका देखिए 25 यहाँ पे हो गया, 25 प्लस 4 इसको दो जोड़िए, 25 4 ये, तो 25 4 आपका 29 हुआ, 31 3 33 और 33 के साथ 2 ये प्लस हो गया, तो ये 2 हो गया, तब जाके मिला के हो गया 35। तो 11 प्लस ये हो गया 35। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और वा यानी अ ये स्वर हैं, कौन से में आएंगे? तो ये तो कंठ में आ गए। अभी हमने देखा ना, क्या चीज देखा, संस्कृत के वहां से दिया गया था, ये जीआईसी में क्वेश्चन आया था। अब देखिए क ख ग घ अंगा, ये तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अ और हम लोग जो अयोग वाह में पढ़ते हैं ना अनुस्वार के साथ, ये अंकाहा, तो आह भी है और हा भी है। इनके अलावा तालव्य सा तालव्य वाले में होगा, मूर्धा सा इसमें होगा, ये इसमें होगा। इनके अलावा ई तालव्य में है, बाकी सारे आपको चो छो जो झ इया। इनके अलावा या भी ध्यान रखना, य र और य र ला, ये क्रम देखिए, ये क्रम अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको आसान होगा। कैसे? य रा ला वा, अंतस्थ में हम लोग पढ़ते हैं ना य रा ला वा, तो यहाँ पे एक क्रम आप देखिए, य रा ला वा को हटाइए, य रा ला, तो तालव्य में आप यहीं से देखिए, तालव्य में या है, यहाँ पे रा है, यहाँ पे ला है। इनके अलावा ये तालव्य शा है, ये मूर्धा है, ये दंत शा है। इसके अलावा आप कंठ में अ तालव्य में ई, मूर्धन्य में आप देखिए टो ठो ड ढ डा, तो इनके अलावा री और रा ये हो गया। दंत में त थ द ध न, ओष्ठ में उ ये अलग से आपने, और प फ ब भ म,
मूल स्वर जो है ये है अ आ इ ई उ ऊ री। ये सब तो निकाल दिया गया है। इवन री का द्रुत भी है लेकिन निकाल दिए गए। संयुक्त स्वर में ए ओ ए ऐ यानी ए ओ ऐ औ ये हो गया। सभी स्वर क्या होते हैं? जितने भी स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो दीर्घ स्वर होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण। अभी हम लोगों ने सभी स्वर के बारे में क्या पढ़ा था? सभी स्वर प्लस या, रा, ला, वा, हा। ये भी हम लोगों ने किस में देखा था? याद आ रहा है? अघोष में, सघोष में, किस में देखा था? कंपन के साथ देखा था कि कंपन के साथ नहीं देखा था? या महाप्राण में देखा था, अल्प प्राण में देखा था? तो अगर आपको याद आ रहा हो अल्प प्राण, अल्प प्राण में हमने क्या देखा था? अल्प प्राण हमारा कब लगेगा? पहला, तीसरा और पांचवा। हमने बोल के ट्राई किया था ना, कैसे बोला था? क खा ग घा। तो बोला था कम ऊर्जा व्यय हुआ था। कम ऊर्जा के अलावा सारे स्वर और इनके अलावा सारे स्वर के अलावा क्या चीज था? वो कुछ याद आ रहा है आपको? तो वहां पे अगर यही चीज ऑप्शन यहाँ पे घोष भी दिया होता तो आप एक बार सोचते, क्योंकि घोष में हम, घोष मतलब क्या होता? कंपन। और कंपन हमें बोलने में कब लग रहा था? याद है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसके साथ हमने क्या देखना है? य, र, ल, वाह। और इनके अलावा हमने सारे स्वर। तो यहाँ पे देखिए अघोष दिया है, सघोष का विकल्प ही नहीं दिया है, वरना आप कंफ्यूज होते हैं। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इस आधार पे जितने भी स्वर हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इनके अलावा य, र, ल, व, ये अल्प प्राण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण? अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, घोष और महाप्राण। पहले आपके दिमाग में घोष और महाप्राण के बारे में सोचिए क्या क्या चीजें चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपको, देखिए ये वाले में ना दिक्कत होता है, इसलिए हमको पहले दोनों का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए घोष, घोष जैसे ही आएगा तो दिमाग में आएगा कंपन, फिर तुरंत आप कंठ ध्वनि को बोलेंगे। अगर मान लो आपको नहीं याद है, मैं तब की बात बता रही हूँ कि नहीं याद है मान लो एग्जाम में, और आपको घोष मतलब कंपन तो पता है, तो आप एक बार बोल के ट्राई करोगे क ख, नहीं लगा, फिर जैसे ग घ ग अंगा इस तरीके से आप आएंगे तो आपको लगेगा कि दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बोलने में तो लग रहा है। और इनके अलावा जैसे ही आपने पढ़ा कि जितने भी सभी स्वर हैं, जो सभी स्वर हैं वो भी आएंगे। फिर इसके अलावा आपको य, र, ला, वा, हाँ ये भी याद आया। महाप्राण, अब प्राण किस में आपके निकले जा रहे थे बोलने में? तो का बोलने में तो नहीं निकल रहा था, खा बोलने में निकल रहा था, यानी किसी का भी दूसरा और चौथा बोलने में निकल रहा था। अब आपको अगर इतना क्लियर है तब आप विकल्प में जाएंगे, और विकल्प में जाने के बाद तब आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज है कि जो घोष में भी महाप्राण में भी है। क्योंकि आपको घोष वाला याद है कि तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, तो और महाप्राण का, आपको महाप्राण का भी पता है कि क्या चीज महाप्राण में आएगा, क्या चीज बोलने में हमारी प्राण निकले जाएगी, फिर उसका कॉमन निकालेंगे तो आप पा जाएंगे। तो प्रस्तुत वर्डों में उसको देखिए, इसको ना कॉपी पे निकाल के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब प्रस्तुत वर्डों में जो हा वर्ड है, हा वर्ड घोष भी है, महाप्राण है। घोष सघोष ऐसी ध्वनि है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और प्रत्येक वर्ग क, च, ट, त, प, यानी कचट, कचट तप ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, और सारे स्वर इनके अलावा य, र, ला, वा, हा। तो यहाँ पे स्वर तंत्रियों में जो कंपन हो, घोष हो, उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, सारे स्वर आते हैं, इनके अलावा य, र, ला, वा, हा भी आता है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार, हकार लगता है, यानी खा, ग, घा, हकार लग रहा है, ध्वनि विशेष रूप से श्वास ज्यादा आपको लगता है, प्रत्येक वर्ग का वो ऐसा दूसरा और चौथा आता है। और समस्त उष्म वर्ड, उष्म वर्ड में महाप्राण यानी हा का उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन होने के साथ प्राणवायु मुख द्वारा ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए हा जो होता है वो सघोष यानी सघोष, घोष यानी कंपन के साथ महाप्रणित महाप्राण ध्वनि में हा भी आता है। निम्नलिखित शब्दों में से उन शब्दों को चयन करना है जिनमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक की बात नहीं कर रहा, अनुस्वार की बात कर रहा है। तो अनुस्वार आपको कहाँ पे दिख रहा है? संयुक्त में चंद्र बिंदी की बात तो हुई नहीं है। अनुस्वार देखिए, संयुक्त शब्द में यहाँ पे अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है ना, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार देखिए, संयुक्त, संयुक्त जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, संयुक्त, अंगूर, अंगद, तो ये देखिए, तो ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। स्वर के बाद जो आने वाला व्यंजन है ये होता है आपका अनुस्वार।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बोला है, लघुत्तम इकाई। अर्थ है, वर्ड है, मात्रा है, शब्द है। सार्थक सार्थक पूछा, निरर्थक नहीं, कोई अर्थ ना निकले ऐसा नहीं है, सार्थक पूछा है। तो सार्थक लघुत्तम सबसे छोटा इकाई क्या होगा? ध्वनि ही होगा। भाषा की सार्थक, अच्छा सार्थक पूछ रहा है कि क्या मतलब निकल के आएगा, ठीक है, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक उसका अर्थ निकलना चाहिए, हाँ ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? अब देखिए छ कैसी है, ओष्ठ, तालव्य, जिह्वा मूली, दंतोष्ठ। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में ये क्वेश्चन आया, छ ध्वनि कैसी है? आप कंठ पढ़ेंगे, तालव्य का, मूर्धा का, दंत का, तो तुरंत ही आपको लगेगा कि छ किस में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको ऐसे भी याद करते हैं लोग, अकुह, यहाँ से अकुह विसर्जनियाम। इसको मुझे लगता है आपको लेके प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ये सूत्र वगैरह का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए इसमें हम लोगों ने कैसे देखा, कंठ में का वर्ग तो आपको पता ही है ना, का के अलावा हमने बताया था आ ये है, विसर्ग भी आता है इसमें, तो आ विसर्ग को ध्यान रखिए, हा 2-4 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। तो कंठ में का के अलावा का पूरा पांचों के पांच, इनके अलावा हाँ, इनके अलावा आ और विसर्ग हो गया। और जो तालव्य है, तालव्य में ई है ना, ई चा वर्ग का पूरा होगा या, और तालव्य का हमने बताया ये तालव्य शा है, और या भी होगा। मूर्धन्य में आप देखेंगे तो री, टा और रा। दंत में आप देखिए तो ता वर्ग का ये ला सा, और ओष्ठ का उ पा वर्ग हो गया। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन, अब देखिए थोड़ा सा स्पर्श संघर्षी महाप्राण की बात कर रहा है। अब आपके प्राण कब निकले जाएंगे? दूसरे चौथे में प्राण निकले जाएंगे। अब आप बोल के उसको ट्राई करोगे, जैसे क ख ग घ अंगा, ठीक है, क ख ग घ अंगा, कुछ भी आपको नहीं दिखा। च छ ज झ इया, च छ ज च छ ज। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वैसे तो हम लोगों ने देखना है स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 पढ़ लिया। छा की बात करो, च छ दूसरा और चौथा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय ज्यादा लगता हो वो वाला स्पर्श संघर्षी होगा। इसमें देखिए च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं, यानी जिनके उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय ज्यादा होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग जो होता है वो संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ, और इनके अलावा स्पर्श संघर्षी हुआ जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगे, महाप्राण। स्पर्श व्यंजनों के वर्गों के दूसरे और चतुर्थ वर्ग, उनके अलावा ये भी, इसमें भी तो तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा में टाइम लगता है, हा बोलने में समय लगता है, इसलिए महाप्राण में तो 2 और 4 तो आएंगे ही। इनके अलावा प्राण तो इसको भी बोलने में निकले जाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी, और यहाँ पे ये हो गया। निम्नलिखित में से कंठोस्थ यानी कंठ प्लस ओठ को मिला के, कंठ भी यानी गले का भी आपको लग रहा और ओठ का, तो क्या बोलने में लग रहा? आ। अगर नहीं आ रहा है तो बोल के करेंगे तो भी इसका उत्तर निकालेंगे। अ, ई, उ, ओ। अब आपको बोलने से ही पता चल गया ओ, तो कंठ का भी जोर लगा, ओठ का भी लगा, तो इसको बोल के भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि कौन कौन सा आएगा, हाँ है। बाकी देखिए स्वर में क्या क्या आता है। कंठ में स्वर में अ आ विसर्ग हो गया, यहाँ पे हा के साथ ये पूरा हो गया। तालु में ई, और बाकी ये सारे, और या और सा। ओष्ठ में उ, और इनके अलावा ये कंठोष्ठ में ओ और औ। कंठ प्लस ओष्ठ में, कंठ प्लस ओष्ठ में ओ औ करके है। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में ये कह रहा है, देखिए पकवान, द्वार, क्षमा, त्राटक। अब इसको राजस्थानी स्कूल लेक्चरर में आया है कि शब्दकोश जब आप पढ़ने चलेंगे तो कौन सा ऐसा लगेगा कि सबसे पहले आ गया, लिखने बैठे या वो करने बैठे, तो इस तरीके से। शब्दकोश में कह रहे हैं कि क्षमा सबसे पहले आएगा, क्यों? क्रम देखिए, क्षमा, त्राटक, द्वार, पकवान। अच्छा, इसलिए शब्दकोश वाला टॉपिक भी आपको क्रम से ये कवर करना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। शब्दकोश की दृष्टि देखिए, राजस्थान के लेक्चरर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जैसे कंठस्थ है, कमल है, कलंक है, कलई, क्या होगा इसका सही क्रम? तो एक आपको ये देखने का मिल रहा है कि शब्दकोश से लगातार यहाँ पे भी देखिए, इसका मतलब शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों के सही क्रम को आपको समझना है कि किस तरीके से आता है, और इसके पीछे मतलब क्या तरीका होता है जिसे हम पहचान पाते हैं कि ये क्रम होता है इसमें। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी कौन सी ऐसी इकाई है जो अर्थ व्यक्त करती है लेकिन वो सबसे छोटी हो?
अर्थ लेकिन व्यक्त करती हो अपने आप में। तो सबसे ज़्यादा छोटी में कोई शब्द बोलेंगे जो सार्थक होगा, तो सबसे छोटी इकाई जो कि क्योंकि ये आपसे पूछना कि अर्थ व्यक्त कर रहा हो, तो ध्वनि के लिखित चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित हो जाता है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण जरूर होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक हम किसे देखते हैं? वर्ग का जो प्रथम अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक, अनुनासिक इनमें से कौन सा होता है? वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे इसको हम अनुनासिक में इयम अंगड़नम, तो इसको कहते हैं क ख ग घ अंगा में फिर इयम अंगड़नम करके ये पंचमाक्षर। हिंदी की जो स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना कठिन बना देते हैं इस तरीके से। आपको एक तो पूछा कि स्पर्श घोष यानी कंपन लगे बोलने में, प्लस आपके प्राण भी निकले, प्लस वो ओष्ठ भी हो। अब आपको इसमें क्या है वो सोचने के बजाय इन्हीं में से ये फाइंड आउट करना है कि वो कह रहा कि जैसे महाप्राण का, तो जैसे महाप्राण का आपको तुरंत याद आ रहा कि आपका प्राण कब निकले जाएगा बोलने में। दूसरा चौथा बोलने में निकल रहा है। इनके अलावा तालव्य सा, दंत सा, मूर्धा सा, दंत सा, हा इसमें निकले जा रहा है। अब ये घोष की बात भी कर रहा है और घोष आपको जस्ट याद आ गया, तुरंत याद आ गया कि अच्छा घोष का मतलब है 3 4 5 और सारे स्वर हो गए, जितने भी स्वर हैं सब ये भी आ गए और इनके साथ य र ल व हा भी आ गया, है ना। तो आपको ये भी याद आ गया। अब ओष्ठ में आप आए कि ओष्ठ व्यंजन में क्या क्या आएगा, तो जब हम कंठ तालव्य दंत इस तरीके से पढ़ते तो ओष्ठ में क्या आता है, और इस तरीके से आप इनमें से निकाल पाएंगे कि हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ये तीनों अगर आप देखिए तो एक देखिए लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे समझिए कंठ, कंठ है। अब कंठ में ऐसे हम लोग क्या देखेंगे, वैसे क्या पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, ऐसे समानता हम पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको बांट के बताया गया। कैसे? ये आपको बताया गया कि ये जो है आपका अल्प प्राण खींचेगा। का बोलने में प्राण कम लगता है, गा बोलने में कम लगेगा, यानी पहला हो गया, तीसरा हो गया और जो ये पांचवा हो गया, प्राण आपके कम खींचे। और प्राण कौन ज्यादा खींच लिया बोलने में? प्राण ज्यादा खींच लिया खा, तो ये महाप्राण है, और जो गा है ये भी महाप्राण है ना। सेम चीज आप इसमें भी ऐसे देखिए, सारे में वो पूरी लिस्ट में वैसे ही है। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, दूसरा और ये चौथा महाप्राण है। इनके अलावा अब अल्प प्राण और महाप्राण में और क्या आता है, तो ये य र ल व ये आपके अल्प प्राण लगते हैं, और ये तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन सा प्लस हा महाप्राण है। इनके अलावा अब नीचे आपको देखिए कंठ तालव्य मूर्धा दंत के बाद ओष्ठ की लिस्ट है। ओष्ठ में आता है प फ ब भ म, प फ ब भ म ये सारे आते हैं ना। समस्त स्वर घोष व्यंजन होते हैं, जितने भी स्वर हैं वो घोष व्यंजन होते हैं, ये हमें पहले पता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहा था, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि यानी कौन सा भा को देखिए क्या क्या चीजें, भा के क्या पूछा है कि महाप्राण भी होना चाहिए, और महाप्राण के अलावा क्या होना चाहिए, महाप्राण के अलावा क्या क्या चीज होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। और घोष में हमने क्या देखना है, घोष में 3 4 5, 3 4 5 चौथे पे भा है, और इनके अलावा क्या है, चौथा के पे ये है प्लस महाप्राण है, और स्पर्शी व्यंजन में वो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिस्ट बना के दिया कि ऐसे क्वेश्चन को वहां पे निकालना कैसे आपको। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। अब आपको विवृत, समृद्ध, अर्धवृत्त और अर्ध समृद्ध ये समझने की बात है। तो निम्नलिखित में से पहले तो समवृत्त और एक होता विवृत्त। तो समवृत्त मुझे कैसे इसको याद करना था, तो मैंने याद किया क्योंकि भूल जाता है। समवृत्त का आप देखेंगे तो ऐसे है कि समवृत्त मतलब वृत्त मीन्स गोला होता है, और आप मानिए कि जो समवृत्त है, जैसे एक विवृत्त होता है एक समवृत्त, तो खुला और बंद यही कंफ्यूजन कर देता है। तो हमेशा कंफ्यूजन मुझे होता था कि ये जो विवृत्त होता है ना, विवृत्त,
तो मैंने इसको क्या कर दिया, विवृत मतलब बिना वृत्त के, बिना वृत्त के मतलब ये खोला यानी ये खुला हुआ, यानी ये बंद नहीं, और हमने कर दिया समवृत्त यानी गोले के साथ बंद। अब गोले के साथ बंद, अब देखिए खुला क्या है, खुला तो विवृत स्वर में आप देखिए खुला क्या है, आपने बोला आ बोलते ही मुंह खुल गया आपका, बोला आपने आ, मुंह खुल गया, आ मुंह खुल गया। इसलिए इन्होंने कहा कि कौन सा स्वर जो है इसमें समृद्ध है, समृद्ध बोले तो एक तरीके से कह रहे हैं कि कौन सा इसमें बंद है ना। अब आ और बड़ा आ, ये तो आपको लगेगा कि मुंह बाते ही आपको आ ये तो पहले से ही पता चल जाता है। तो अब आपको समझना है, यहाँ पे जैसे दिया ए ओ, और इनके अलावा ई दिया है, यहां से हमें समझना है कि कौन सा इसमें बंद है। तो इसको जब आप समझेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन अच्छे से करें कोई बना के चार्ट वगैरह, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ई स्वर समृद्ध है, इसको एक तरीका मैंने आपको इस तरीके से जो बताने की कोशिश की, विवृत्त। विवृत्त मतलब जब भी समझिएगा ना, ऐसे मुझे नहीं याद होता था तो मैंने ऐसे ही किया। हालांकि इंग्लिश में आप देखेंगे विवृत्त मीन्स ओपन तो समझ आएगा, लेकिन मैंने ऐसे किया विवृत्त, मैंने कह दिया विवृत्त मतलब बिना वृत्त के, बिना वृत्त के मतलब कोई चीज खुला होना, खुला होना मतलब ओपन होना, ओपन मतलब आप मुंह बोल के ऐसे करके करेंगे तो आ, तो आपको अब पहले से पता चल जाएगा आ, तो बड़ा आ इसमें आ गया। अब देखिए आपने ये समझा कि हाफ क्लोज, अब देखिए नहीं यहाँ पे हाफ ओपन, हाफ ओपन में आ करने पे पूरा खुल जाता है, इसका मतलब ओपन पूरी तरह, हाफ ओपन मतलब आपने सिर्फ आ बोला तो हाफ ओपन हुआ। इनके अलावा अब आप और कैसे देखेंगे कि और क्या क्या आता है, तो आ के अलावा ये जो ये विदेशी ध्वनि है, ये विदेशी मानेंगे, जो चंद्र बिंदु उस तरीके से नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से देखेंगे ये इस आकृति में खुला ओपन वाला लगा है, तो ये भी अर्ध विवृत्त में ही आता है। अगर आ इस तरीके से चंद्र बिंदु के साथ ये वाला मतलब इस तरीके से आता है, बिंदी भी नहीं है, तो ये आगत विदेशी में आता है, तो ये इसी में आता है। इनके अलावा जो है ए और औ, ये भी ये विवृत्त में आता है, ए और औ। अब क्लोज में ई उ ओ, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, ई उ ओ। देखिए आ वाला तो आपको पता चल गया, ई उ ओ ये समृद्ध में हो गया। इनके अलावा अर्ध समृद्ध हाफ क्लोज, तो आप बोल रहे ए ओ तो हाफ क्लोज है, अर्ध समृद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ए ओ भी आता है, यहाँ पे ए हो तो अर्ध समृद्ध है, तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी क्लोज में ई उ ओ ये करके आता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों में कौन सा आता है मूर्धन्य, तो कंठ तालव्य दंत मूर्धन्य, इस तरीके से आप देखो ना, कंठ तालव्य मूर्धन्य, तो आपको मूर्धन्य देखने में कहाँ से पता चल रहा है कौन सा हो सकता है, तो आपको कंठ तालव्य दंत ये इस तरीके से आप याद किए होते हैं तो पता ही चल जाता है कि कौन सा आएगा। तो कंठ तालव्य दंत ओष्ठ। और इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि ट ठ ड ढ, हिंदी की निम्नलिखित ध्वनि है इस प्रकार है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सा नहीं है, ओष्ठ लिख के आप करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। ऐसे ही चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को वर्ड कहते हैं, रूप कहते हैं, समरूप, ग्रेफीम कहते हैं, शब्द कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, डाइट पीजीटी का क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर क्या होता है। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल कितने हैं, 11 स्वर हैं। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं, मात्रा स्वर जो उसको समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल कितने हैं, 11 स्वर आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ग्रेफीम। तो मात्रा स्वर को ग्रेफीम, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं। मतलब मात्रा स्वर को ग्रेफीम कहते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं। प्राचीन का विलोम क्या होगा, नया, पुराना, प्रागैतिहासिक, अर्वाचीन। प्राचीन को आप क्या कहेंगे, प्राचीन का विलोम, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। नया का विलोम नया, पुराना। उल्टे या विपरीत अर्थ में प्रयोग होते हैं विलोम में। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छ ये विसर्ग के साथ है, देखिए तो किस में आएगा, ओष्ठ में, दंत में, तालव्य में, वर्ष में, ये किस में आएगा, छ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है, त थ द ध न, ल दंत ओष्ठ तालव्य,
ई च ज झ इया या स। वर्ष में कौन सा आता है? ये वर्त में सा, रा, ला और ये नुक्ता के साथ ज। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो वही चीज हो गया आपका तालव्य। इस तरीके से आपको पहचानना है कौन सा है। पाउष्ट है, लादंत है, हा इसमें कंठ ध्वनि है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो इनमें से आप देखो कौन सा पश्च स्वर है। देखिए पश्च स्वर में इसमें कौन सा है? अ, ई, आ। इनमें कौन सा पश्च स्वर है? अब आप अगर जीभ के उस पे जब स्वर में देखेंगे तो जीभ के मतलब के आधार पे देखेंगे कि अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर क्या है। ये आपसे पश्च पूछा है, मध्य नहीं पूछा है। मध्य पूछा होता तो मध्य में बस एक ही आता, लेकिन आपसे ये पूछा है पश्च कौन है। तो पश्च में कौन सा आ जाएगा? ये देखिए 3 है। जीभ की आकृति के आधार पे आप देखेंगे तो मध्य तो बीच में आता है, लेकिन पश्च में ये हो गया बड़ा आ, ओ और ये आ। अग्र में ई ए ये है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 4 आते हैं जो जोड़ के बने होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात यहाँ पे की जा रही है कि दी गई ध्वनियों में जो जोड़ के बना है। संयुक्त व्यंजन में 2 ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, या एक स्वर रहित होगा, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। एक रहित है, एक सहित है। यहाँ पे आप क्या में यहाँ पे हलन के साथ देखो क प्लस या का मेल हुआ है। क स्वर रहित तथा य स्वर आ के साथ है। और ये जो च आपका ये है तो ये द्वित्व व्यंजन है। देखिए चा पे चा है, ये द्वित्व व्यंजन है। इनमें समान व्यंजन का मेल होता है। टा है मूर्धन्य व्यंजन, जबकि औ क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे औ कैसे बना है? आ प्लस ओ के मेल से बना है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है अघोष ध्वनि है? अघोष आप पहचान पा रहे हैं? सघोष, अघोष। आ मीन्स नहीं, घोष मतलब नहीं कंपन हो। तो किसमें कंपन हो रहा था, किसमें कंपन नहीं हो रहा था? बोलने में कंपन किसमें नहीं हो रहा था? शुरुआत का जैसे क ख नहीं हो रहा है, च छ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना अघोष कंपन नहीं होना चाहिए। तो पहला और दूसरा में तो नहीं होता है, पहला और दूसरा में नहीं होता है। तालवी सा, दंत सा, मूर्धन्य सा इसमें। तो प फ ये है, इसमें नहीं होगा। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। ब्राह्मी, शारदा लिपि, खरोष्टी, कुटिला लिपि। कुटिला यहाँ पे बोला है। आप एक बार ये लिपि के विकास के संबंध में देखेंगे तो ब्राह्मी से गुप्त लिपि, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, है ना, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि। फिर आप यहाँ से देखो देवनागरी और शारदा में डिवीजन है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? अघोष, उष्म, अल्पप्राण, सघोष। एक बार मिलाना है आपको, पहचानना है कौन सुमेलित है। ये पूछा है कौन सा सुमेलित है। सबसे पहले आपको याद आ रहा है कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं। अगर ये याद आएगा तो तुरंत आप मिला लेंगे। तो उष्म में यानी जो बोलने में आपको उष्मा ज्यादा व्यय करना पड़ता है, जैसे गा घोष है, ये महाप्राण है, ठा घोष है। उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछा गया उष्म कौन सा नहीं है। तो आप देखो स, सा, हा यानी तालव्य, दंत, मूर्धन्य में और हा में, इन सब में तो ऊर्जा लगता ही है, बल्कि अंतस्थ व्यंजन य अलावा क्या है? अंतस्थ है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि क्या है? महाप्राण अब तुरंत ही आपको पता चला, बोलने में दूसरा और चौथा प्राण निकल जाते हैं, तुरंत पहचानना है। लिख के इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पे महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु निकले महाप्राण है। और इस तरीके से अल्पप्राण में कौन सा है, पहचानने की बात है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, सभी स्वर जो होते हैं सघोष। अब ये बताइए सभी स्वर क्या सघोष होते हैं? यानी सभी स्वर कंपन के साथ होते हैं। अब आपको सघोष अघोष याद आ रहा होगा। सभी स्वर सघोष होते हैं, सही है। सभी स्वर अघोष होते हैं, मतलब कोई कंपन नहीं होता। सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों, तो तुरंत ही आप जान गए होंगे कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। सघोष, सघोष में क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा के साथ जितने भी स्वर थे, यार अलावा ये भी थे, तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा के अलावा अंतस्य, इनके अलावा क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन यार अलावा और हा भी आता है इसमें।
अ, अभी वर्तज ध्वनियों के उच्चारण के संबंध में है कि क्या होता है ये ध्वनियाँ क्या होती हैं? तो वर्तज ध्वनियों के उच्चारण में है कि जीवा की नोक जो होती है वो दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। इस वाले में इन ध्वनि के उच्चारण में कह रहे हैं कि जो जिह्वा की नोक है जीभ की, वो दंत पंक्तियों का जो ऊपर भाग का उसको स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक दंत पंक्ति को स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक तालु को स्पर्श करती है। तो ये जीडीसी लेक्चरर में आया कि इसकी खासियत क्या है। ये ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों का जो ऊपर का भाग है उसको स्पर्श करती है। इस व्यंजन में यहाँ पे आप देखो न स र ल, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। न स र ल, तीन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर के भाग को स्पर्श करती है। न स र ल। री ध्वनि कैसा है? पार्श्विक है, संघर्षी है, मूर्धन्य है। तो हम लोगों ने रा भी देखा था, री भी देखा था, याद आ रहा है? और ये देखा था मूर्धन्य। तो री किस में आएगा आपका? इसी में आएगा। और इनके अलावा उच्छिप्त में देखा था, क्योंकि आप देखो 33 + 2 मिलके 35 जो होते हैं, इसमें ये आपको ऐसे ही देखना पड़ता है। तो उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं इसको, पार्श्विक व्यंजन ला होता है, संघर्षी व्यंजन को उस व्यंजन भी कहते हैं। इसमें ये आपका वर्ड आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवा है? तो हमने पहले ये अयोगवा आ ये देख लिया, जीडीसी प्रवक्ता में आया था, एक अनुस्वार और अनुनासिक वाला हो गया था ना, अंगा अयोगवा। बाकी कंठ ये उच्छिप्त हो गया, है ना। और अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन, जब आप ज्यादा प्राण लगाओगे तो प्राण तो निकलेंगे ना, प्राणवायु। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ड है? तुरंत आप पहचान जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, वो ओठ वाला आप तुरंत ही पहचान जाएंगे। कौन से वर्ग में सभी वर्ग अल्प प्राण है? सभी जो है अल्प प्राण है, बोलने में आपको कम प्राण खर्च करना पड़ रहा है। तो भाई पहला और तीसरा पांचवा आप उसको मिला लीजिए कौन सा है, तो उससे आप पहुंच जाएंगे। क च ट त, वैसे ही आप पहचान जाएंगे। और इनके अलावा अल्पप्राण की और भी डेफिनेशन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो होगा ही अल्पप्राण। इनके अलावा अंतस्थ में जो य र ला वा है, ये भी तो अल्पप्राण है। तालव्य वर्णों, तालव्य लिख के तुरंत जान, तालव्य वर्णों में कौन कौन सा आ जाएगा। अन्य वर्णों का विवरण यहाँ पे दिखा है, देखिए पूरे तालव्य में आपके ये आएगा, ई के साथ ये पूरा लिख के। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? महाप्राण जो आपका दूसरा और चौथा, तो प्राण ही खींच ले बोलने में, महाप्राण हो गया, ये चीज हो गया। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है? री। इसमें से री किस में आपने प्रयोग किया है? मातृभूमि, कृत्रिम, कृपाण, कृषि। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ड है? फिर से वही क्वेश्चन, तालव्य वर्ग तुरंत ही पहचान गए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है अगला भाग। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। जीभ का अगला भाग जो है वो ऊपर नीचे होता है। हम लोगों ने मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पे देखा था। तो ऊपर नीचे कौन सा होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी ई ए वर्ग से हैं। ई ए, ये अग्र स्वर में आता है, मध्य में सिर्फ आ आता है, बाकी आप पश्च में देखोगे तो बड़ा आ, ओ, ये, ओ और सब आ जाते हैं। तो अग्र स्वर में आगे पीछे करना पड़ता है, तो ई ए इसी में आ जाते हैं। कंठ ध्वनि कौन से उसमें आएगा? कंठ तुरंत आप जाएंगे, कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में है? देखिए तुरंत ही आप जान के यही है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा आप पढ़ ही चुके हैं, वही है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग जरूरी है? ई। अभी हमने क्या देखा था? ई ए, यही देखा था ना। तो अभी देखा था ना, ई ए अग्र है, ये मध्य है, बाकी जितने भी तीन के उसमें आएंगे आ उ ओ ये हो जाएगा। सूचियों को मिलाना है, ओष्ठ, तालव्य, कोमल दंत्य, इनमें कौन से सूची में कौन सा सुमेलित करेंगे? तो यूपीटीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आया। तालव्य, वा दंतोष्ठ है, दंत, कोमल तालव्य। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें क्या है? पा किसमें हो जाएगा? ओष्ठ में। ये देखिए ओष्ठ में प फ ब भ म उ, मूर्धन्य में, और तालव्य ई, और बाकी ये या और श। उच्चारण स्थान के आधार पर या किस में आएगा? मूर्धन्य में। अभी देखिए
यहाँ पे हमने जस्ट देखा ना, या और ये तालव्य में। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं? अनुस्वार ड़ा, ई, या। एलटी हिंदी 2018 में जो आया था, इसमें ये क्वेश्चन है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं? अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार को कैसे देखेंगे? हिंदी में जो पंचमाक्षर होते हैं ना, ये जैसे क ख ग में अंग, च छ ज में इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो इनके अनुसार इनके हिंदी में पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि य तथा व अर्धस्वर है। इसमें य व अर्धस्वर है, अतः य जो होता है वो अनुस्वार का सूचक नहीं है। य जो है ये नहीं है, बाकी सारे आपको देखेंगे कि है। ये उच्छिप्त ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तालव्य ध्वनियां उच्छिप्त होती हैं, वे मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में होता है। दोनों महाप्राण है। ये भी एलटी में आया हुआ है, अभी एलटी की वैकेंसी आई है ना, तो ये उस समय एलटी में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मूर्धन्य उच्छिप्त ये ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, ये भी देखिए 2018 में, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वो क्या है? शब्द एक कैसे बनते हैं? स्वनिम से, प्रतिध्वनि से, वाणी से, ध्वनि से। तो कैसे बनते हैं? स्वनिम, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं ना, उसको स्वनिम कहते हैं। फिर से एलटी में ये क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से ये आपका तीनों जो है वो व्यंजन किस प्रकार में आएंगे? ओष्मंतस्थ, वर्तस्थ से तालव्य। तो आप तुरंत देख के पहचान जाएंगे ये किस में आएंगे, उसमें। बाकी यार अलावा अंतस्थ हो गया। क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? क व्यंजन क्या है? का को पहचानिए। इसमें से आपको क्या क्या देखना है? पहले तो का ही आते आपके दिमाग में आएगा, चलो भैया प्राण कम खींचेगा, का है। और अगर वो प्राण कम खींचेगा तो इसका मतलब का जो है वो महाप्राण में नहीं आएगा। अब महाप्राण में अगर आप ऐसे काटो तो महाप्राण वाला छोड़ दीजिए। अब आप अघोष घोष में आ जाइए। घोष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। और अगर हमने कह दिया अघोष, यानी कोई घोष नहीं, कोई कंपन नहीं है, तो अघोष और कंठ, तो आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे पाएंगे, वरना फिर टाइम भी जाएगा। निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? साघोष, यानी कंपन के साथ। अब कंपन किस में लगता था? तीसरे, चौथे, पांचवे में, सारे स्वर में। और यहाँ पे सघोष पूछा है, कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? सघोष ध्वनि है। घोषनाद की दृष्टि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रताएं झंकृत होती हैं वे सघोष हैं। घोष वर्ड प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सारे य, र, ल, व और ह है। हिंदी कोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? देखिए शब्दकोश वाला इसको देख लीजिए कौन सा आएगा, ये क्या क्रम होता है। डाइट में भी आया और वहां पे राजस्थान में भर के क्वेश्चन इससे आए, है ना। इसका क्रम देखिएगा। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। प्रारंभ शब्द में पा वर्ग का स्वरूप क्या है? प्रा वर्ग का स्वरूप क्या है? हलन के साथ प्रा में भी आधा वर्ड, रा पूरा वर्ड। जिन वर्डों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध वर्ड होते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध वर्ड होते हैं, बाद के वर्ड पूर्ण होते हैं। वर्डों में संधि हो जाने से क्या होता है? वर्ड में संधि हो गया, तो वर्डों में अगर संधि हो गया तो उसे क्या होगा? नया स्वर बन जाएगा, नई ध्वनि बन जाएगी, नया वर्ड, नई वाक्य। वर्ड बता रहे हैं, अक्षर की बात कर रहे हैं कि उसे क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा, स्वर बन जाएगा, नई ध्वनि बन जाएगा। क्या होगा? वर्डों में अगर आप जोड़ देंगे ना तो नई ध्वनि बन जाएगा। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। स्वरों का प्रकार कौन सा नहीं होता? 3 प्रकार, दीर्घ, हर्ष, प्लुत, स्पर्श नहीं होता ना। तो यहाँ पे हर्ष में क्या आता है? प्लुत में तो आप कोई भी चीज इस तरीके से करेंगे त्रिमात्रिक में तो वो आएगा। इसमें आप देखेंगे तो 4 इसमें है, 7 इसमें है, एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है। हर्ष में अ, इ, उ, री और दीर्घ में सारे दीर्घ ही आ जाएंगे। संयुक्ताक्षर भी आएगा, ए, ऐ, ओ, औ।
अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है, तो ईय मंगड़नम पहले ही बताया था, वही होता है। पंचमाक्षर छ संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से होता है? छ कैसे बनता है? छ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है ऐसा, लेकिन छ आप जोड़ के बनाएंगे क्या? मूर्धन्य दंत तालव्य। तो कभी भी बनाया आपने? क श यानी आप हलंत के साथ देखेंगे तो मूर्धा सा को जोड़ेंगे, ये त हलंत के साथ रा, और ज्ञा बनता है ज प्लस या, और ये देखिए तालव्य जो है उसके साथ रा तो श्र बनता है। अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? अघोष अल्प प्राण, प्राण कम लग रहे हैं, किसमें कम प्राण लग रहे हैं बोलने में? तो और अल्प प्राण और अघोष दोनों ही चीजें बोले, तो दोनों का डेफिनेशन देख लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। प्रश्नगत अघोष में क और ता ही ऐसा है, क्योंकि पहला और दूसरा, जबकि जा अल्प प्राण घोष और ये प्रयत्न के आधार पे क ख ग घ किस भेद के तहत आएंगे? अब देखिए ये सीधे से पूछ लिया गया, स्पर्श में आएंगे क ख ग। स्पर्श व्यंजन क से माँ तक आते हैं टोटल 25, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जबकि संघर्षी व्यंजन में ये हो गया स स ये करके, और लुंठित के तहत रा हो गया, पार्श्विक में ला हो गया। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के क्रम कौन से भेद हैं? अच्छा, प्रयत्न के आधार पे अगर आप देखेंगे तो क्या व्यंजनों के कौन से भेद हैं? अस्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नाविक पार्श्विक उच्छित प्रकंपित संघर्षहीन सप्रभा, ये वहां पे पूछा गया है। ये क्रम इसका देख लीजिए, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक पार्श्विक उच्छिप्त प्रकंपित संघर्षहीन सप्रभा। हमने वर्णमाला से इतने क्वेश्चन किए हैं। अब जो हमारा संज्ञा से लगे अव्यय तक टॉपिक है, बाकी हम जितना व्याकरण का क्वेश्चन हो सकेगा तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, इसमें व्याकरण के ही क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग जितने भी एग्जाम में है, ताकि व्याकरण वाला जो पोर्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आप LT देखो, TGT PGT बहुत जगहों पर आपको जो है व्याकरण के पोर्शन बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो हमें व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।